हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी लगातार तनाव बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों से आपने देखा होगा, हालांकि उससे ज़्यादा समय से लगभग 2025 से ही आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो पश्चिमी एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिडिल ईस्ट एशिया है वहाँ पे दबाव या वहाँ पे आपको संघर्ष देखता हुआ नजर आएगा। चाहे वो इजराइल गाजा से संबंधित हो, इजराइल हमास से संबंधित हो, इजराइल सीरिया से संबंधित हो, इजराइल लेबनान से संबंधित हो या इजराइल ईरान से संबंधित हो, है ना। तो अभी एक वक्तव्य आया गया है, मतलब जो इजराइल में अमेरिकी दूतावास जो है उनका मुख्य रूप से अमेरिकी जो राजनयिक हैं उनका इंटरव्यू किया जा रहा था, साक्षात्कार किया जा रहा था और उसमें पूछा जा रहा था जो पश्चिमी एशिया है, खासकर मध्य जो मिडिल ईस्ट एशिया है उसके रुख के बारे में अगर पूछा जा रहा था तो उनके द्वारा ये बताया गया ये बयान में कि जो मिडिल ईस्ट एशिया है उसमें जो इजराइल है, अगर ऐसा हो तो इजराइल को पूर्ण रूप से यानी पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लेना चाहिए, है ना। अब आपको पता है कि इससे पहले कैसे जो है बत्ती सुलझाने की बात चल रही थी, या जो 20 पॉइंट था, 20 पॉइंट जो थे दिए गए थे यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा सॉरी। उसके बाद आपको देखने को ये मिलेगा कि इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि यूएस का जो नज़रिया है, खासकर मिडिल ईस्ट एशिया की तरफ या वैश्विक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, उसका नज़रिया है, उसका दृष्टिकोण कुछ अलग ही है ना। जो ईरान में आपने जो कुछ भी देखा वह एक, या जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे थे, आंदोलन जो हो रहे थे, वो भी ये नहीं कि अचानक ऐसे जो सारी चीज़ें हैं सरकार के खिलाफ या वहाँ के जो आवाम है वह ऐसे भड़क गई, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें हाथे थी। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंट का भी उसमें बयान आता है, उसमें बताया जाता है कि जो है बिल्कुल ये प्रोटेस्ट जो है आगे जारी रखनी चाहिए, है ना। तो किसी देश की संप्रभुता पर भी सवाल है। दूसरा चीज़, जो ईरान जो है वह देखा जाए तो भारत के लिए या अन्य भी जो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ये है कि अगर वहाँ पे ईरान का दबदबा समाप्त हो जाता है, पूर्णतः रूप से अगर समाप्त हो जाता है मिडिल ईस्ट एशिया में, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होंगी वह आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे बढ़ सकती हैं। यह दिक्कतें इस तरह से बढ़ेंगी कि अमेरिका का डोमिनेंस और उन सभी जगहों पे स्थापित हो जाएगा। तो जैसे आप आज देख रहे हैं टैरिफ वार, वैसे ही आपको व्यापार में जो है ये सारी चीज़ें या मजबूर होना या वैश्विक अस्थिरता जो व्यापार में है वो भी आपको दिखाई देते और ज़्यादा नज़र आएगी। तो कोई भी अल्प विकसित देश हो या विकासशील देश हो या मुख्य रूप से जो गरीब देश हैं, आइसलैंड जो कंट्री हैं, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। वास्तविकता तो यही है, वास्तविकता तो यही है, आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये चीज़ें हैं कि यहाँ के जो राजनयिक हैं, जो अमेरिका के राजनयिक थे, उनके द्वारा ये भी एम्बेसडर जो है उनके द्वारा ये भी कहा गया है वक्तव्य में बाइबिल का हवाला देते हुए कि नील नदी से लेके और यहाँ तक पश्चिमी एशिया तक जो है या पूर्ण रूप से विस्तार इजराइल का हो। तो ये कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण, ये सोच, ये अंडरस्टैंडिंग ये समझाता है, ये बताता है कि दृष्टिकोण जो है यूएसए का वह खास करके ईरान को लेके या पश्चिमी एशिया को लेके वो कैसा है, किस तरह रुख है ना। उसके परमाणु, ईरान के परमाणु जो क्षेत्र हैं उस पर हमले किए गए। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत के वहाँ जो दूतावास है उनके द्वारा एक मतलब रिलीज किया गया प्रेस की, या एक नोटिस जो है रिलीज किया गया कि जो भी भारतीय जो ईरान में रह रहे हैं वह मतलब ईरान छोड़ दें, सबसे ज़्यादा उनके लिए मतलब बेटर होगा। कारण क्या है? तो बड़े लेवल पे कोई प्लानिंग चल रही है। उससे पहले आपने देखा कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है मुख्य रूप से यूएसए में, और यूएसए में कैसी बेइज्जती होती है, कैसे किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो डोनाल्ड जो ट्रंप है वह अपने आप को वैश्विक सबसे बड़ा जैसे होता है ना उस तरह का लेवल का समझता है और है। दूसरी चीज़, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ जो टैरिफ पर जो निर्णय दिया उसके बावजूद भी उसका जो रुख था आपने देखा साफ साफ, है ना। तो ये लोग जो है, ये जो इनकी मानसिकता है वह साफ साफ ही दिखाई देती है कि विस्तारवादी जो नीति है इनकी, यह इनकी मानसिकता वही है, या औपनिवेशिक जो मानसिकता आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें देखी होगी। अच्छा, इजराइल की अगर बात किया जाए तो इजराइल आपको दिखाई देगा कि यहूदियों का जो देश है वह पूरे मुस्लिम कंट्री जो है उससे घिरा हुआ, उसके बावजूद भी वह कितना मतलब एक्सपेंडेड अपने आप को कर रहा है। तो इतू सा था, बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे उसने कैसे एक्सपेंड किया ये सभी कहानी जानते हैं। दूसरा, यूएसए के साथ उसका किस तरह से रिलेशन है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सऊदी अरबिया से भी उसका अलायंस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, यही है महाराज एम्बेसडर वहाँ के
जो है यूएसए के, और इनके द्वारा ये वक्तव्य जो है ये कहा गया है। एक हालिया में इंटरव्यू हुआ है और इसके बाद से विवाद थोड़ा सा बढ़ गया, और लाजमी विवाद बढ़ना यह इस वक्तव्य पे लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानसिकता या माइंडसेट विस्तारवादी औपनिवेशिकवाद का यह दिखाई देता है, साम्राज्यवाद का दिखाई देता है ना। तो विवाद का तत्कालीन वजह यह है कि इजराइल में अमेरिकी राजदूत जो माइक हकाबी है, उनका एक टिप्पणी था इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल मध्य पूर्व की एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है भड़काव के लिए या मुख्य रूप से विवाद को सुलगने देने के लिए। तो बाइबिल का भी उन्होंने हवाला दिया और उसमें बताया गया कि नील नदी से लेकर यूफ्रेटस जो नदी है वहाँ से क्षेत्र तक नियंत्रण इजराइल का है, ऐसे बताया गया था। अब यह क्यों मायने रख रहा बयान? क्योंकि ये यूएसए के एम्बेसडर हैं, और कहीं ना कहीं आपने आजकल देखा होगा कि इजराइल और ईरान में कैसे टेंशन चल रहे हैं, कैसे इजराइल और हमास लेबनान में कैसे चल रहे थे, और इस बीच अगर ऐसा बयान आता है तो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सुलगाने वाली चीज़ें जो है वो शुरू होती हैं। तो सऊदी अरबियन का क्या कहना इस पे, तो आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा कहा गया कि औपचारिक रूप से खारिज कर दिया इस सारी चीज़ों को। इजराइल को मध्य पूर्व पर नियंत्रण करना चाहिए या वह ऐसा कर सकता है, इसके बारे में सऊदी अरबिया ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो उसमें निंदा किया गया है, जो इन यूएसए के एम्बेसडर हैं जो उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, उस वक्तव्य पर सऊदी अरबिया ने भी क्या कहा है, निंदा किया हुआ है। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है या राज्य संप्रभुता और राजनयिक समझौते जो है उनका उल्लंघन बताया गया है ना। तो सऊदी अरब की आलोचना के प्रमुख तत्वों में अगर देखा जाए तो बताया गया है कि संप्रभुता के उल्लंघन का खंडन करता है, न्यायपूर्ण शांति की अपील का भी ये खंडन करने वाला काम कर रहा है, और इजरायली कार्रवाइयों की भी निंदा करने की बात की गई सऊदी अरबिया के द्वारा, है ना। यानी 24 फरवरी 2026 को जो सऊदी अरब ने 18 अन्य देशों जैसे अरब लीग या OIC सदस्य सहित जितने भी थे, वेस्ट बैंक की भूमि पर इजरायली प्रशासनिक जो नियंत्रण है उसको विस्तार से संबंधित हालिया इजरायली निर्णय जो हुए हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शांति संभावनाओं के लिए खतरा बताते हुए निंदा किया गया सऊदी अरबिया के द्वारा कि यह इस तरह से तो यहाँ से शांति बहाल नहीं की जा सकती है। अब यह प्रतिक्रिया न केवल विस्तारवादी बल्कि आप देख सकते हैं कि जो औपनिवेशीकरण है या साम्राज्यवादी आप कह सकते हैं, यह नीतियों का या माइंडसेट का सीधे सीधे क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो फिर इसके बाद से अगर इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल के प्रति सऊदी अरब के जो है दृष्टिकोण क्यों बदल रहे हैं या किस तरह से बदल रहे हैं। आपको पता है कि ओमान जो है, जो अभी ईरान पे जो किया गया था परमाणु, जो उसके परमाणु को नष्ट किया गया था यूएस के द्वारा, उसमें आपने देखा कि ओमान की जो पृष्ठभूमि है या जो भूमि है उसका इस्तेमाल किया गया था यूएसए के द्वारा, और वहाँ से जाके फिर यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ठीक इसी तरह से ये सारी चीज़ें पिछले दिन से भी चल रही है कि कहीं हो सकता है जो टेंशंस और बढ़ते चले जा रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में, हो सकता है इसका और अल्टीमेटली रूप से निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, है ना। हालांकि इससे पहले विश्व अछूता नहीं है, विश्व इससे पहले जो है ऑलरेडी असंभावनाओं या आप कह सकते हैं कि जितने भी जैसे यूक्रेन और रसिया युद्ध हो गया, या बीच में अभी इजराइल से अन्य देशों से हो रहा था, या साउथ अफ्रीका में आपने देखा, या फिर से इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी दिखाई दिया, तो यह कहीं ना कहीं मंडराता नजर आ रहा है। किसी तरह इसको रोकते 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 जा रहा है, ऐसा ना हो कि अंततः यह एक बड़ा युद्ध जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस तरह से आगे की ओर बढ़ता कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। हालांकि युद्ध होना एक अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी मानव सभ्यताएं, बहुत सारे जो है मानवता जो है वहाँ पे संसार और नष्ट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो स्थितियां आपको दिखाई दे रही होंगी, यह कहीं ना कहीं उसी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा इसका रास्ता। और दूसरी चीज तो ये हुआ कि सबसे चीज ये आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के होने के बावजूद भी ये सारी चीजें टिक्का टिप्पणी और ये सब बढ़ावा देना और युद्ध की तरफ लेके जाना, यह सबसे जो है बुरी बात है। और जिसके लिए उसका स्थापना किया गया था वह वहाँ पे उस अपने एम में सबसे सक्सेस नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात किया जाए तो अभी भी 5 का ही वीटो है, तो उसमें रिफॉर्म से लेके सारी चीज़ें अभी भी 1945 को लेके ही बैठे हैं। लेकिन जो अभी विश्व जो है कहाँ से कहाँ चला गया, किस टेक्नोलॉजी में चला गया, कहाँ प्रौद्योगिकी चली गई, है ना, AI का युग आगे आने वाला है, तो उसमें भी संशोधन होने चाहिए। हालांकि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसका कोई पावर है, WTO का कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है, UNO का कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अभी वही UNO जो है भारत के द्वारा अगर कोई चीज़ किया जाता है या छोटे जो देश हैं उनके द्वारा अगर कुछ किया जाता है तो अभी भूचाल आ जाएगा उसमें। लेकिन वही अमेरिका के द्वारा या अन्य देशों में ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, तो कोई अभी भी कोई सारी चीज़ें
संपन्न नहीं हो पाई है। या रोकने की चाहत की तो बात अलग है। अभी तक जो 4 साल 5 साल से इतना बड़ा युद्ध जो चल रहा था, 2022 से चल रहा है, लगभग 2026 आ गया, 4 साल के आसपास हो गया, अभी तक रसिया यूक्रेन युद्ध में कोई समझौता से लेकर अभी तो मतलब उम्मीद ही अभी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा कई कयास लगाया जाएगा कि हाँ यहाँ पे अब समझौता हो जाएगा या होने वाला है, लेकिन अभी तक वो भी संपन्न नहीं हो पाया। तो नेचुरल रिसोर्सेज से लेके, ह्यूमैनिटी से लेके, या आप कह सकते हैं कि मानव सभ्यता से लेके, इस बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है, इम्पैक्ट डालने का काम करता है ना। तो जहाँ भी साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीतियाँ यहाँ चलती हैं, यहाँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ईरान इजराइल तनाव, खाड़ी प्रतिद्वंद्विता के बारे में आपको दिखाई देगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका भी उल्लंघन यहाँ पे बताया गया है। तो यही था आज के न्यूज़ में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।